दोस्तों, रशिया ने जिस तरह यूक्रेन पर हमला किया है उसे देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। इसका असर अभी से दिखने लगा है। रशियन करेंसी रूबल धड़ल्ले से नीचे गिर रही है। इसी को देखते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग भी दी है कि अगर ये सैंक्शंस हटाए नहीं गए तो दुनिया को भीषण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन वार से पहले पुतिन ने नाटो कंट्रीज को कई बार वार्निंग दी थी कि यूक्रेन को अगर तुम नाटो का मेंबर बनाओगे तो ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसीलिए यूक्रेन को नाटो का मेंबर मत बनाइए, वरना न चाहते हुए भी हमें यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। इस बात को नाटो कंट्रीज ने हल्के में लिया और सोचा कि कैथसा के सेक्शंस और बाकी सेक्शंस की वजह से रशिया पहले ही एक कमजोर देश बन चुका है, तो ये यूक्रेन पर थोड़ी ना कोई वार छेड़ेगा। इसी लापरवाही का नतीजा आज यूक्रेन में देखा जा सकता है। यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रशिया ने उसकी बॉम्बिंग करके उसे भी आग की लपटों के हवाले कर दिया है। अगर ये डिजास्टर हुआ तो ये शेरनोबिल से भी कई गुना बड़े डिजास्टर को अंजाम दे सकता है। सोच कर देखिए, जिस लीडर ने अभी तक जो कुछ कहा वो सब कुछ कर दिया है, तो जो उसने अब कहा है क्या वो इस चीज को फ्यूचर में नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। पुतिन ने एक और पूरे यूरोप और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को आगाह किया है और दूसरी ओर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को हाई अलर्ट पर रखा है। हाई अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स बस अलर्ट पर है, बल्कि पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को सीधे तरह से कह दिया है कि किसी भी वक्त तुम्हें कोई भी आदेश दिया जा सकता है, बिल्कुल तैयार रहना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आर्थिक तंगी की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर रशिया न्यूक्लियर अटैक न कर दे। रशिया ने अगर ऐसा कर दिया तो पूरे यूरोप की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, जिसमें नाटो भी शामिल हो जाएगा और नाटो के साथ अल्टीमेटली अमेरिका भी होगा। तो क्या होगा अगर अमेरिका और रशिया में जंग छिड़ेगी, और अगर ये जंग एक न्यूक्लियर वार में बदल गई तब क्या होगा। इन दो देशों के बीच छिड़े न्यूक्लियर वार का असर पूरी दुनिया पर किस तरह से दिख सकता है, आज की वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये दो कंट्री सुपर पावर हैं। अमेरिका नंबर 1 पर और रशिया नंबर 2 पर आती है। अकेले ही इन दो देशों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि एक नहीं कई बार ये पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं, यानी इसका मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के साइज से नहीं है। सबसे पहले तो दोनों देशों के बीच की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वार किसी भी दो देश के बीच हो पर इसका असर पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया के क्लाइमेट पर पड़ता है। दोस्तों, रशिया के पास तकरीबन 6500, वहीं अमेरिका के पास तकरीबन 5500 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, पर यहाँ तो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी रशिया का हाथ भारी है। तो सार बॉम्ब का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसे आज तक का बनाया गया सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। ये भी रशिया ने बनाया था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी रशिया के पास इसे बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। वैसे तो रशिया कहता है कि इस वक्त उसके पास ये नहीं है, पर चांसेस है कि रशिया के पास आज भी तुषार बॉम्ब हो सकता है। इसके अलावा रशिया ने दुनिया की सबसे पहली और सबसे फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल भी सक्सेसफुली बना ली है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर वेपन कैरी करने में भी सक्षम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के वक्त सिर्फ रशिया ही ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। रशिया के पास एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। ये भी न्यूक्लियर वेपन कैरी करने में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिका के पास केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, पर ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं। अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्टिंग फेज में है और कुछ वक्त के बाद अमेरिका के पास भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो किसी भी एंगल से रशियन मिसाइल से कम नहीं होगी। हेड टू हेड फाइटिंग में दोनों ही देशों के पास एक से बढ़कर एक हथियारों का जखीरा है, जिनमें कहीं से भी मिसाइल फायर की जा सकती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबमरीन्स की। दोनों ही देशों के पास 70 के आसपास सबमरीन्स हैं। कहने के लिए अमेरिका और रशिया अलग अलग महाद्वीप का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के काफी नजदीक भी हैं, जिसे आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं। जहां अमेरिका के अलास्का और रशिया के सबसे पूर्व के पार्ट के बीच
बस छोटा सा समुद्री इलाका है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि अलास्का कभी रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ करोड़ देकर ही अमेरिका ने रशिया से इसे खरीद लिया। आज अलास्का में बड़े बड़े ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं, जिनसे अमेरिका हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमाता है। रशिया सीधा मेनलैंड अमेरिका में न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने से पहले वार्निंग के रूप में अलास्का पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब दागेगा, जिससे अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका भी कोई ऐरा गैरा देश है, उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। छोटी सी बात को लेकर चिढ़ने वाला देश न्यूक्लियर बॉम्ब का जवाब नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अमेरिका भी रशिया के ईस्टर्न पार्ट में, जहां बहुत कम लोग या फिर ना के बराबर आबादी रहती है, वहां हमला कर सकता है। जापान के करीब पैसिफिक ओशियन में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पैसिफिक ओशियन जंग का मैदान जब बनेगा तो जापान की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी, जो खुद भी काफी ज्यादा विकसित देश है और टेक्नोलॉजी के मामले में तो दुनिया में सबसे आगे है, और एक बार ये न्यूक्लियर बॉम्ब के विनाश का सामना भी कर चुका है। इसीलिए जापान कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा ऐसा हो। तो शायद जापान भी इस युद्ध में कूद जाए, और क्या पता जापान के पास अमेरिका और रशिया से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स मौजूद हों, जिनके बारे में उसने आज तक किसी को बताया भी ना हो, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी कमाल की है। दूसरी बात, जापान अमेरिका का एक एलाई देश है, और रशिया और जापान के बीच कुछ आइलैंड्स को लेकर विवाद भी बना हुआ है, जिससे रशिया इसी बहाने जापान को टारगेट बनाकर ये आइलैंड भी कब्जाने की कोशिश कर सकता है। जापान की तरह ही कनाडा भी एक न एक मिसाइल का शिकार इवेंचुअली बन ही जाएगा। अगर ये जंग शांत नहीं हुई और आगे इसने और भी खतरनाक रूप ले लिया, तब रशिया और अमेरिका के बड़े शहर बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। रशिया अपनी लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर सबमरीन से पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के काफी करीब आ जाएगा और उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाना शुरू कर देगा। पैसिफिक ओशियन में मौजूद हवाई आइलैंड को रशिया पहले शिकार बनाएगा। उसके बाद अमेरिका के पश्चिमी तट पर मौजूद शहर इसका शिकार बनेंगे, जिसमें लॉस एंजलिस, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े और वर्ल्ड फेमस शहर शामिल हैं। रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़े हैं, जिससे रशिया एक ही बार में अमेरिका के कई बड़े शहरों को निशाना बना सकता है, क्योंकि रशिया का कोई भी बड़ा शहर उसके ईस्टर्न पार्ट में यानी पैसिफिक ओशियन के करीब नहीं है। इस वजह से अमेरिका कभी भी सबमरीन से पैसिफिक ओशियन में आकर रशिया पर अटैक करेगा तो ये अमेरिका की बेवकूफ़ी ही होगी, और वो ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि अमेरिका नाटो का एक मेंबर है। बल्कि उसे नाटो मेंबर कहने के बजाय नाटो लीडर कहना सही होगा। अमेरिका इसी वजह से ऑलरेडी कई यूरोपियन देशों में उनकी सुरक्षा का हवाला देकर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किए हुए हैं। तो अमेरिका यूरोप में डिप्लॉय किए हुए किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब से रशिया के किसी भी शहर को आसानी से निशाना बना सकता है, क्योंकि नाटो देश यानी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यूरोप इस वार में शामिल हो जाएगा। इससे फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे पावरफुल देश भी अपने वेपन्स रशिया के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर देंगे। फ्रस्ट्रेशन में रशिया अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका की मेजर सिटीज को भी टारगेट करना शुरू करेगा, जिसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी भी शामिल हैं। हर सिटी को रशिया बर्बाद कर सकता है। रशिया के पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि आराम से नाटो कंट्रीज को भी टारगेट कर सकता है। इसके अलावा यूके और फ्रांस के पास भी काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिन्हें वो बिना सोचे रशिया पर दाग सकते हैं। हालांकि इस हरकत में इंडिया किसी भी देश की साइड नहीं लेगा और ना ही किसी देश को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे देश इंडिया के दोनों ही साइड से रिश्ते काफी अच्छे हैं। अमेरिका को वार में बिजी देख चाइना ताइवान को कब्जाने के लिए फुल स्केल वार भी डिक्लेयर कर सकता है। खैर दोस्तों, अगर नाटो के सारे देश जो काफी ज्यादा ताकतवर हैं अगर एक साथ मिलकर रशिया पर अटैक करें तो शायद रशिया को हार का मुंह देखना पड़े, और अपने आप को हारता देख रशिया अपना ब्रह्मास्त्र यानी दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन यूज करेगा, जिसे डेड हैंड नाम दिया गया है। डेड हैंड के एक्टिव होते ही इंसानियत का दुनिया से लगभग नामो निशान मिट सकता है, क्योंकि डेड हैंड रशिया का वो सिस्टम है जिसे ऑन करते ही रशिया की सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। इसीलिए तो पुतिन कहते हैं कि अगर रशिया का अस्तित्व मिट गया तो दुनिया के किसी भी देश का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बात सच है, क्योंकि रशिया जब देखेगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है, तब वो एक बटन दबाकर डेड हैंड को एक्टिवेट कर देगा। दोस्तों, ये तो हमारी केवल एनालिसिस की वजह से अंदाजा है, पर इस अंदाजे से हम एक बात जरूर जान सकते हैं कि वार से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि उल्टा इंसानियत ही खतरे में पड़ जाएगी। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी वार में यूज करने के लिए बनाया गया हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शील्ड है जिससे किसी भी वार को टाला जा सकता है।
दुश्मन को डरा कर। तो दोस्तों, ये कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं जब दो सुपर पावर कंट्रीज आपस में भिड़ जाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।